माय डियर स्टूडेंट, आप सबको नमस्कार, प्रणाम। चलिए आज हम अपनी टॉपिक शुरू करते हैं। क्लास 10th की पहली टॉपिक है साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी क्लास 10th की टॉपिक है आप लोगों की। क्लास 10th की टॉपिक, क्लास 10th में केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन? तो चलिए पहली बात आपको मैं बताऊं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को शुरू करने से पहले आपको एक बात मैं बता दूं कि जो भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो वो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट विच डील्स अबाउट स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। यानी केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच, ब्रांच यानी शाखा है, उसका एक हिस्सा है। ब्रांच ऑफ साइंस which deals about composition, structure and properties of matter। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक बात ध्यान देना, मैटर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ध्यान देना। देखिए केमिस्ट्री क्या है? तो साइंस की एक ब्रांच है। जैसे पेड़ होती है तो पेड़ के अलग अलग ब्रांचेज होती है, शाखाएं होती हैं। हम हैं, हमारे हाथ, कान, नाक, आँख, मुंह सब है। ये हमारे सब पार्ट हैं, हमारे शरीर के हिस्से हैं। वैसे ही बच्चे साइंस की एक ब्रांच है, शाखा है। कौन? केमिस्ट्री। जिसमें क्या पढ़ते हैं? किस? मैटर के। मैटर यानी एनीथिंग्स दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी थिंग्स, जैसे मान लीजिए कि ये एक डस्टर ले लिया हमने या मार्कर ले लिया हमने, तो इस डस्टर के पास कुछ मास होगा अपना, इसके पास भार होगा, इसका भी अपना कुछ भार होगा, ये जगह भी घेरते होंगे हैं, विच है मास एंड ऑक्यूपाई, इस पे जगह भी घेरते होंगे, तो इनको मैटर कहेंगे। तो इस मैटर का क्या स्ट्रक्चर है? अब इस मैटर के स्ट्रक्चर माने कैसा इसका संरचना है, कैसी बनावट है इसकी, इसके क्या क्या गुण है, इसके किस चीज़ से बना है। जैसे मान लो कि हमारा डस्टर एक मैटर है। अब बेटा ये जो हमारा डस्टर है ये किस चीज़ का बना है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या गुण है, इस कैसा है, इसकी क्या से शेप है, क्या साइज है, इन सभी चीज़ों का स्टडी कराने जहां हम करते हैं, जिस सब्जेक्ट के अंडर में करते हैं, जिस सब्जेक्ट के द्वारा करते हैं, वही सब्जेक्ट हमारी केमिस्ट्री है। मोरलेस आपको समझ में आया? अब देखिए इस केमिस्ट्री में हमको केमिकल रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? Why we need chemical reaction in chemistry? What is the relation of chemical reaction? केमिकल रिएक्शन का केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है? What is the relation of chemical reaction? तो जिस प्रकार एक सैनिक का रिलेशन उसके बंदूक से होता है, एक स्टूडेंट का रिलेशन उसके पेन और कॉपी से होता है। अगर मैं बाप से कहूँ कि जो रिलेशन स्टूडेंट का पेन और कॉपी से होता है वही रिलेशन केमिकल रिएक्शन का केमिस्ट्री से होता है। जो रिलेशन एक सैनिक का उसके बंदूक से होता है, एक सोल्जर का उसके बंदूक से होता है, वही रिलेशन एक केमिकल रिएक्शन का केमिस्ट्री से होता है। कैसे? तो अगर एक सैनिक से बंदूक छीन लिया जाए, उसको बॉर्डर पे भेज दिया जाए, क्या किस काम का सैनिक? किसी काम का होगा, मरा जाएगा। एक बच्चे से पेन कॉपी छीन लिया जाए, उसको स्कूल भेज दिया जाए, किसी काम का होगा? यानी बिना पेन कॉपी का जिस प्रकार एक बच्चा नहीं रह सकता, स्टूडेंट नहीं रह सकता, बिना गन के एक सैनिक नहीं रह सकता, उसी प्रकार बिना केमिकल रिएक्शन की केमिस्ट्री भी नहीं रह सकती। यानी केमिस्ट्री की कल्पना हम लोग बिना केमिकल रिएक्शन के नहीं कर सकते।
वी कैनॉट इमेजिन अबाउट केमिस्ट्री विदाउट केमिकल रिएक्शन। हम बिना केमिकल रिएक्शन के केमिस्ट्री की कल्पना भी नहीं कर सकते। और केमिस्ट्री क्या है? एक सब्जेक्ट है, साइंस का एक ब्रांच है जिसमें मैटर के कंपोजिशन, किस चीज़ से मिल के बना है, स्ट्रक्चर कैसा है, प्रॉपर्टी, उसके क्या क्या गुण हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो किस प्रकार से रिएक्शन करता है, किस प्रकार से उसके अंदर चेंजेज होते हैं, उन सब की स्टडी साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं बेटा, उस ब्रांच को ही केमिस्ट्री कहते हैं। तो आइए हम अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे। ध्यान से सुनिएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन? बहुत आराम से आपको मैं समझा रहा हूँ। केमिकल, पहले मैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में सबसे पहली बात आपको मैं बताऊँ, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो पहले मैं इस बात को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा एक जगह ले चलता हूं, चेंज पे। चेंजेज या चेंज, केमिकल रिएक्शन को बताने से पहले, ये केमिकल रिएक्शन भी एक प्रकार का चेंज ही है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? चेंज है। चेंज माने परिवर्तन है, बदलाव है, परिवर्तन है, बदलाव है। कैसा परिवर्तन, बदलाव है? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम कहें कि एक कमरे में हमने पानी के टब को रख दिया, एक कमरे में हमने पानी के टब को रख दिया, पानी का टब, वाटर है, सुबह में रखा पानी, एक कमरे में सुबह में पानी रखा। इस कमरे में मान लीजिए कि आप अपने कमरे में एक बर्तन, खुले बर्तन में पानी रखते हो सुबह के वक्त। तो शाम के वक्त जब आप जाओगे तो क्या आपको उसमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा? बोलिए, आप सोच रहे हो क्या चेंज देखने को मिलेगा? मिलेगा, पानी की कुछ मात्रा इवापोरेट हो गई होगी, यानी वेपर में चेंज हो गया होगा। यही तो चेंज है, यही तो चेंज है। आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा कि दूध अक्सर फट जाते हैं, रखते हैं दूध और बन क्या जाता है? फट जाता है। सुई धागा तो है नहीं कि उसको सील देंगे। तो ये सब चेंज है, दूध का फट जाना, पानी का वेपोराइज हो जाना, खाना का पक जाना, कपड़े का सूख जाना, ये सब चेंज है। तो इस चेंज में भी बच्चे दो टाइप के चेंज होते हैं। कितने टाइप के चेंज होते हैं? ये जो चेंज होते हैं, ये चेंज भी दो टाइप के होते हैं। चेंजेज जितने भी चेंज होते हैं दो टाइप के, आप क्लास 9th में पढ़े हो चेंज। ये चेंज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से चेंज होते हैं? पहला होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। पहला होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज? अब मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर करता हूँ, एक एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। तो देखिए, पहली बात आपको मैं बताऊँ, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होते हैं? द चेंज इन विच no new substance, the change in which no new substance is formed। गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। the change in which no new substance is formed only, the change in which no new substance is formed and only state is changed, and only state यानी form, फॉर्म मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। फॉर्म यानी स्टेट मतलब तीन से है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओनली स्टेट इज चेंज, यानी ऐसा चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज? द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। उस तरह के चेंज को क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। और उसमें होता क्या है
केवल उसका स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज का मतलब कि अगर सॉलिड होगा तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड होगा तो गैस हो जाएगा, गैस से सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, यानी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होगा। तो इस तरह के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। यानी जिस चेंज को होते हुए हम अपने फिजिकली देख सकते हैं, जिस चेंज को होते हुए उसको चेंज हो जैसा हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इस चेंज को हम लोग अपनी आंखों से अपने आप से महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? पानी को गर्म करेंगे बेटा तो पानी गर्म होकर भाप में चेंज होगा, तो पानी को गर्म होकर के भाप में चेंज होते हुए हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना कि पानी, ये देखो पानी है गर्म होकर भाप में चेंज हो रहा है। पानी किस में चेंज हुआ? भाप में चेंज हुआ। अब पानी से बर्फ बन रहा है तो उस चेंज को भी हम लोग फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जो चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस कैसे नहीं बनेगा, आपसे मैंने कहा कि द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केवल स्टेट चेंज होता है। तो उस तरह के चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। कैसे? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं। जैसे मान लो कि आइस को हमने हीट किया, रिवर्सिबल का एरो, हाफ एरो लगाते हैं उन्हें रिवर्सिबल, माने फिर से पीछे से आगे और आगे से पीछे इसको किया जा सकता है। आइस को हमने हीट किया तो किस में चेंज हुआ? वाटर में। आइस को हीट किया तो वाटर में, और जब वाटर को हीट किया तो जब आइस को हीट किया तो वाटर बना, और वाटर को हीट किया तो वेपर में चेंज होगा, और जब वेपर को कूल करेंगे तो किस में चेंज होगा? वाटर में, और जब वाटर को कूल करेंगे तो आइस में। यानी आइस से वाटर, वाटर से आइस, आइस से वेपर, वेपर से आइस, आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। यानी इस तरह के चेंज को फिर से पीछे लाया जा सकता है। तो जिस चेंज में एक फॉर्म को दूसरे में और दूसरे फॉर्म को फिर पहले में, एक फॉर्म को दूसरे में और दूसरे फॉर्म को फिर पहले में चेंज किया जा सके, तो उस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ये हमारे आसपास होते हैं। पानी का जमना, पानी का वेपर में चेंज होना, वेपर का पानी में चेंज होना। जैसे देखिए बरसात के दिनों में होता क्या है कि बारिश के दिनों में पानी ऊपर से आसमान से आती है, ऊपर पानी गया कहाँ से आखिर? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? गर्मी के दिनों में टेम्परेचर हाई होता है तो पानी वेपोराइज होकर कहाँ जाता है? स्काई में कंडेंसेशन, यानी उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद वो वेपर किस में चेंज हो जाता है? कूल्ड कंडेंस्ड लिक्विड आइस में। और फिर जब वो पहले वेपर गया किस में चेंज हुआ? वाटर में, और फिर वो वाटर कूल होकर के फिर किस में चेंज हुआ? कंडेंस होकर प्रेसिपिटेट होकर फिर वाटर में चेंज हुआ, फिर वाटर वेपर में। यानी ये चेंज आपस में इंटर कन्वर्टिबल, यानी एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। तो इस तरह के चेंज को ही कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज एक दूसरे में कन्वर्ट हो सके, तो इस तरह के चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं, जिसके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है। हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा केमिकल चेंज पे। फिजिकल चेंज आपको क्लियर है? फिजिकल चेंज नोट कीजिएगा कि कोई नया सब्सटेंस, अब देखिए आइस का फार्मूला भी होता है, वाटर ही होता है, वाटर भी वाटर तो है ही, और वेपर भी वाटर है। कोई नया सब्सटेंस बना, आइस भी पानी था, पानी तो पानी था ही, और वेपर भी पानी ही था। यानी यहाँ पर नया सब्सटेंस नहीं बना, लेकिन क्या चेंज हुआ? स्टेट चेंज हो गया। स्टेट चेंज होने का मतलब यहाँ पर सॉलिड था, सॉलिड स्टेट में था, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पर गैसियस स्टेट में है। यानी केवल स्टेट चेंज हो, नया सब्सटेंस, नया कुछ न बने, केवल उसकी स्टेट, उसके फॉर्म चेंज हो जाए। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड, फिर लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड। यानी केवल फॉर्म चेंज हो, उसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, तो इस तरह के चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज। आइए अब चलते हैं थोड़ा केमिकल चेंज पर। फिजिकल चेंज में एक बात याद रखना, इसको रिवर्स किया जा सकता है, पीछे बदला जा सकता है फिजिकल चेंज को। अब आते हैं, दूसरा है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है? द चेंज इन विच new substances is formed
and the change in which new substances is formed and cannot be reversed back into its original form, कहने का क्या मतलब है कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, तो ऐसे चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, फिजिकल में क्या हो रहा था, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था, लेकिन केमिकल में नया सब्सटेंस बनेगा। एंड कैन नॉट बी रिवर्स बैक इन टू ओरिजिनल फॉर्म, और एक बार जो नया सब्सटेंस बन गया उसको फिर से पीछे हम नहीं ला सकते, उसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। लेकिन फिजिकल में क्या कर रहे थे, जो चेंज हो रहा था उसको फिर से बैक उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला दे रहे थे। यही अंतर है फिजिकल और केमिकल चेंज में। जैसे मान लीजिए कि आपने लिया मिल्क और मिल्क से कर्ड, दही बना दिया, तो एक बार दूध से दही बन गया, तो क्या फिर दूध से दही बना सकते हो? कभी नहीं बनेगा। दही से फिर दूध नहीं बनेगा। दही एक बार बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बना सकते। वैसे ही अगर मान लीजिए कि फल कच्चा है, अगर मान लीजिए आपका मैंगो है, मैंगो अनराइप है, अनराइप यानी कच्चा है, ये पक गया, पकने के बाद राइप मैंगो हो गया। कैसा मैंगो हो गया? राइप मैंगो। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको कच्चा आम दिया, घर लाके आप उसको पका दिए, आपके दोस्त से झगड़ा हुआ, आपका दोस्त बोला कि मुझे मेरा कच्चा आम लाके दो, आपने तो उस आम को पका दिया है, तो क्या फिर उस पके आम को कच्चा कर सकते हैं जी? नहीं कर सकते। आलू खरीद के लाए, आलू को काट के सब्जी बना दिया, फिर क्या उस सब्जी से फिर आलू ले सकते हैं? नहीं ले सकते। यानी जिस चेंज को, ऐसा चेंज जो एक बार हो जाए तो फिर उसको रिवर्स ना किया जा सके, उस तरह के चेंज को ही क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। और जहाँ केमिकल चेंज होता है वहीं हम कहते हैं कि देयर ऑकर ए केमिकल रिएक्शन। जहाँ केमिकल चेंज होगा वहीं केमिकल रिएक्शन होता है। जहाँ केमिकल चेंज होगा वहीं पर केमिकल रिएक्शन होता है। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर केमिकल चेंज होगा वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आइए अब चलते हैं थोड़ा केमिकल रिएक्शन पे। कहाँ चले हम? केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। What is chemical reaction? The process या the phenomena in which two or more than two elements or compound in which two or more elements or compound react या combine chemically, compound the phenomena in which two or more than two elements or compound form the phenomena in which two or more than two element or compound combine together to form a new substance, then that phenomenon is known as chemical reaction. केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे फिनोमिना मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक, कम से कम रिएक्ट करने के लिए दो, तो ऐसे फिनोमिना जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड आपको पता होगा, 9th में आप लोग पढ़े हो कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो केवल और केवल एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होते हैं?
एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, केवल एक एटम। जैसे एग्जाम्पल है आयरन, Fe मतलब आयरन, ये सब 9th में है, आप लोग थोड़ा पढ़िए। आयरन, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, एटसेट्रा। अब मैं ये कहूँ कि सिल्वर में क्या मिलेगा, तो अगर चांदी उठा के देखें, चांदी को कहीं से काट दे, तोड़ दे, फोड़ दें, तो क्या उस चांदी में से कुछ और निकलेगा? केवल चांदी के ही एटम निकलेंगे। यानी अगर चांदी को काट भी दे, तोड़ भी दें, तो उसमें केवल और केवल चांदी, सिल्वर ही मिलेगा। गोल्ड को काट दें या तोड़ दें, केवल गोल्ड ही मिलेगा। आयरन में केवल आयरन ही मिलेगा। यानी ऐसे सब्सटेंस, ऐसे शुद्ध पदार्थ, ऐसे प्योर सब्सटेंस जो केवल एक ही तरह के एटम के बने हों, वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड, तो दीज आर दोज टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, दोज टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज which are formed due to इसको ऐसे लिखिए, इसको थोड़ा इजी वे में मैं आपको बता दूं, बहुत और ज़्यादा इजी वे में बता दूं। When two or more than two atom or molecules combine together। अब एटम्स और मॉलिक्यूल आपको क्लास 9th में बताया गया था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है? एटम है। और जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। नहीं पढ़ो तो पढ़ाई करो, नहीं पढ़ोगे तो फिर लड्डू मिलेंगे दोनों हाथों में। पढ़ाई कीजिए, 9th में जाइए, पढ़िए, 9th क्लास की बुक उठाइए, एटम और मॉलिक्यूल पढ़िए वहाँ से। देखिए, एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर in a fixed ratio, chemically fixed ratio chemically the compound is formed। जैसे एग्जाम्पल आपको दें हम, एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं सोडियम क्लोराइड का, किसका एग्जाम्पल दूं? सोडियम क्लोराइड का। तो क्या सोडियम क्लोराइड केवल एक ही तरह के, सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट, केवल एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है जी? बोलिए, केवल एक ही एटम है? नहीं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। अगर वाटर की बात करूं तो क्या वाटर एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है? जी नहीं, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। यानी NaCl में सोडियम का भी एटम है और क्लोरीन का भी एटम है। यानी इसमें दो तरह के एटम प्रेजेंट है। इसमें कितने तरह के एटम प्रेजेंट हैं? दो तरह के। और यहाँ पर भी कितने तरह के एटम प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम। यानी यहाँ पर भी दो टाइप के एटम प्रेजेंट हैं। यानी ऐसे प्योर सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक एटम के मिलने से बनते हों, तो उस तरह के सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस को क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर एक बात आई है, फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो का मतलब क्या हुआ? यानी जो उनके कंबाइन करने का रेशियो होगा वो ऑलवेज फिक्स होगा। कैसे? अगर मान लीजिए कि आप पानी लेते हो, वाटर, जैसे मान लो बेटा कि मैंने पानी लिया और मैं अपने बोतल का पानी ले लूं या
नदी का पानी ले लूँ या बिस्लरी का वाटर ले लूँ या बारिश का पानी ले लूँ, पूछूँ फार्मूला बताओ किसका होगा, तो जो फार्मूला मेरे पानी का होगा H2O, वही बारिश के पानी का भी होगा H2O और वही बिस्लरी के भी पानी का होगा H2O। यानी पानी का जब भी फॉर्मेशन होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज बाई एटम 2:1 रेशियो में कंबाइन करेंगे, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम आपस में फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होंगे और हमारे लिए वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। अब NaCl की बात करूं तो चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर के घर का साल्ट हो या हमारे घर का साल्ट हो, फार्मूला NaCl ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री के घर का NaCl Na4Cl2 हो? कभी नहीं होगा, वो भी NaCl ही खाते हैं। यानी अगर कॉमन साल्ट की बात की जाए तो एक सोडियम का एटम एक क्लोरीन के एटम के साथ ही मिलेगा और NaCl का फॉर्मेशन करेगा। तो मोर और लेस आपको एलिमेंट और कंपाउंड समझ में आया। अब चलिए आगे की बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आया। केमिकल रिएक्शन कि जब दो या दो से अधिक एटम या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर, दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं उस तरह के प्रोसेस को? केमिकल रिएक्शन। जैसे केमिकल रिएक्शन में आपको बताऊं, हाँ तो देखिए अभी तक मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मैंने एक साइंटिफिक डिफिनीशन आपको बताया कि द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस, जिसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर न्यू सब्सटेंस। क्या कहे हमने कि ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस, एक या एक से अधिक पदार्थ किसमें परिवर्तित होते हैं? एक या एक से नए पदार्थ में। यानी जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, सबसे छोटा एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया, एक सब्सटेंस के लिए हमने कार्बन, कार्बन यानी कोयला, कोल, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन करा दिया हीट करके, क्या करके? हीट करके। तो कार्बन एक सब्सटेंस है और एक सब्सटेंस ऑक्सीजन है। कार्बन एक सब्सटेंस है, ये अलग बात है कि एलिमेंट है और ये मॉलिक्यूल है। एक सब्सटेंस, ये दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो गए? किसके कारण कन्वर्ट हुए? हीट के कारण। किस में कन्वर्ट हो गए? CO2 गैस में। अब बताइए कि क्या CO2 इसके जैसी थी? क्या कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की जैसी है? जी नहीं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की जैसी है? नहीं। यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाए एक दो या दो से अधिक नए सब्सटेंस में, एक में या एक से अधिक नए सब्सटेंस में। जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस किसी एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस में, ये किसमें? एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए, तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। जैसे एक और एग्जांपल आपको मैं दूं, छोटा सा एग्जांपल आपके डेली लाइफ से। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके या कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? H2O में, वाटर में। ये है आपका ऑक्सीजन और ये है आपका हाइड्रोजन। यानी जब दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। एक कैसे होगा? एक का एग्जाम्पल आपको पता है? नहीं पता। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग चॉक कहते हैं, या चॉक पाउडर या कैल्शियम कार्बोनेट। चॉक जानते हो ना? चॉक। हमने इसको हीट किया, एक्वस फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म में था। हमने इसको हीट किया तो ये किसमें टूट गया? CaO और प्लस CO2 गैस में टूट गया। बैलेंस है 2 1 3 3 कैल्शियम एक कार्बन। ठीक, देखिए एक था, ये किस में टूट गया? दो नए सब्सटेंस में। ये दो थे, किस में परिवर्तित हो गए? किस में चेंज हो गए? एक नए सब्सटेंस में। तो जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस किसी एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस में, एक या एक से अधिक सब्सटेंस किसी एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन।
ये सब केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन में जो चेंज होते हैं इनको कहते हैं रिएक्टेंट, यानी जो चेंज हो रहे हैं और जिसमें चेंज हो रहा है वो होता है प्रोडक्ट। वो क्या होता है? प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट ऑलवेज रिसाइड इन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑलवेज रिसाइड इन राइट हैंड साइड। यानी जो रिएक्टेंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, जो सब्सटेंस हमारे लेफ्ट हैंड, ये एरो बनाया ना, एरो, इस एरो के लेफ्ट में जो होंगे वो रिएक्टेंट कहलाएंगे और जो राइट में होंगे वो प्रोडक्ट कहलाएंगे। कहने का क्या मतलब कि जो चेंज होते हैं वो रिएक्टेंट और जिसमें होंगे वो प्रोडक्ट। इसमें रिएक्टेंट क्या है? ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। यानी व्हाट इज रिएक्टेंट? तो इन एनी केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस व्हिच गेट कन्वर्टेड इज नोन एज रिएक्टेंट एंड इनटू व्हिच दे गेट कन्वर्टेड नोन एज प्रोडक्ट। जो बदलते हैं, जो चेंज होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं और जिसमें बदलते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। चलिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात आगे आपको बताएंगे। अभी मैं इसमें बता रहा हूँ जैसे ए और बी, ये दोनों चेंज हो रहे हैं, किसमें? ए बी में। तो ए बी क्या होगा हमारे लिए? हमारे लिए ए बी होगा प्रोडक्ट, क्योंकि ये चेंज हुआ, ये बना है और जिसके कारण बना है, इसके ए और बी के कारण बना है, तो जिसके कारण बनता है, जो चेंज होते हैं वो रिएक्टेंट और जिसमें चेंज होता है वो प्रोडक्ट। अब देखिए केमिकल रिएक्शन अभी आगे डिटेल में आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। पहले ये आपको बता दूं कि कैसे आप पता करोगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हाउ डू यू डिग्निफाई दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? How can we say that chemical reaction has taken place? That chemical reactions has taken place, takes place. कैसे कह सकते हैं? कैसे बताएंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए ये अगर 5 क्राइटेरिया को आपको देखें, 4 क्राइटेरिया। पहली क्राइटेरिया चेंज इन स्टेट। दूसरी क्राइटेरिया चेंज इन टेम्परेचर। तीसरी क्राइटेरिया चेंज इन कलर। और चौथी क्राइटेरिया इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखिए कैसे बताएंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे हमको पता चला केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो जब दो सब्सटेंस, दो रिएक्टेंट को, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको छोटा सा दे रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल आपको मैंने दिया ए और प्लस बी, ये दोनों मिलकर बना दिए ए। अगर इन दोनों रिएक्टेंट को मिलाने पर, अगर इन दोनों रिएक्टेंट को मिलाने पर, इन दोनों रिएक्टेंट को मिलाने पर स्टेट चेंज, जैसे इसको मैं समझा दूं एक इसी के आधार पर, जैसे कार्बन सॉलिड और प्लस ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिलकर बना दिए CO2 गैस। देखिए अब इसमें कैसे समझेंगे, कैसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? अगर इन दोनों रिएक्टेंट को मिलाने पर, ये सॉलिड था, ये गैस था, इसका सॉलिड स्टेट किसमें चेंज हो गया? गैसियस स्टेट में। यानी अगर उसका स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उसके स्टेट में चेंज हो तो कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन है टेक प्लेस। क्या बात? अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो भी कहेंगे केमिकल रिएक्शन उसमें हो रहा है। कंफर्म नहीं बताएंगे, एक आइडिया लगाएंगे केमिकल रिएक्शन कब? जब स्टेट चेंज, आपका स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से गैस में चेंज हो गया, तो स्टेट चेंज होगा तो भी केमिकल रिएक्शन होगा। टेम्परेचर में चेंज हो जाए, यहाँ पर अगर हम बताएं कि इसका टेम्परेचर अगर कुछ भी था, मान लीजिए कि जलाने से, इसको हीट करने से पहले या रिएक्शन से पहले इस रिएक्टेंट का टेम्परेचर हमारा एक मोरल मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस था, और जब रिएक्शन हुआ तो 300 डिग्री सेल्सियस हो गई। हीट भी निकलता ना इधर से,
तो ये बताइए कि जब इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी इसके टेम्परेचर में चेंज हो, स्टेट चेंज हो या उसके तापमान में परिवर्तन हो, यानी रिएक्टेंट का तापमान प्रोडक्ट के तापमान से अलग हो, यानी रिएक्टेंट का टेम्परेचर प्रोडक्ट के टेम्परेचर से डिफर कर जाए। रिएक्टेंट का टेम्परेचर प्रोडक्ट के जितना रिएक्टेंट है, आपको बताए थे कि जिसके कारण रिएक्शन होता है रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टेम्परेचर में अगर चेंज होता है तो क्या कहते हैं कि हमारा रिएक्शन हो रहा है। अब चेंज इन कलर, ऑक्सीजन कलरलेस होता है, कार्बन ब्लैक कलर की होती है, कार्बन ब्लैक कलर की, ऑक्सीजन गैस कलरलेस होती है। कलरलेस ही मानते हैं इसे, येलोइश कलर इसका होता है लेकिन कलरलेस मानते हैं। तो ब्लैक और कलर ये दोनों मिलके ब्लैक कलर में चेंज हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस कलर की होती है, सॉरी व्हाइट कलर की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लैक कलर की होती है। ऐसा कोई कलर चेंज हो जाए, ब्लैक मान लीजिए, हाँ ब्लैक की होती है। तो जब कलर में चेंज हो, जब कलर में चेंज यानी स्टेट में चेंज हुआ तो भी केमिकल रिएक्शन की आइडिया लगा सकते हैं। उसके टेम्परेचर में चेंज हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टेम्परेचर में चेंज हो, यानी दोनों रिएक्टेंट का टेम्परेचर और प्रोडक्ट का टेम्परेचर डिफर कर जाए तो भी केमिकल रिएक्शन कहेंगे कि हो रहा है। उसके कलर बदल जाए, यानी रिएक्टेंट का कलर प्रोडक्ट के कलर से अलग हो, हमारे रिएक्टेंट का कलर प्रोडक्ट के कलर से अलग हो जाता है, रिएक्टेंट का कलर प्रोडक्ट के कलर से अलग हो जाएगा तो भी क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इन सब बातों के बावजूद भी एक कन्फर्मेटरी टेस्ट बताएं आपको कि अगर दो सब्सटेंस को आपस में मिलाएं, यानी दो रिएक्टेंट को आपस में मिलाएं और किसी प्रकार की गैस इवॉल्व हो गई, उसे किसी प्रकार के गैस के इवोल्यूशन का हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसमें से निकलती हुई गैस का आभास किया हमने, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। यानी केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं तो एक नया एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है। एग्जांपल आपको मैंने दिया, डिटेल में अगले वीडियो में बताएंगे। और केमिकल रिएक्शन कब हो रहा है, कैसे बताएंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो या तो उसका स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाए, या उसके टेम्परेचर में चेंज, या रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ और था, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका टेम्परेचर कुछ और हो गया, तो भी कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पहले ठंडा था बाद में गर्म हो गया, पहले गर्म था बाद में ठंडा हो गया, तो केमिकल रिएक्शन हुआ। पहले लाल था पीला था, मिलाने के बाद काला हो गया, नीला हो गया, तो केमिकल रिएक्शन। और उन सब के बावजूद अगर रिएक्शन के बाद उसमें से किसी प्रकार की गैस निकलती है तो भी कहते हैं केमिकल रिएक्शन है। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप सबसे